हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं फिर कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट लाया हूं। आई नो कि वीडियो मैं इस बार एक हफ्ते बाद लेके आ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ कामों में थोड़ा सा बिजी भी था। फैमिली मैन। तो उस तरीके से मुझे थोड़ा सा डिले हुआ। बट एनीवेज वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वही अपना सेम डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको बताता हूँ इस कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई ओन वेबसाइट। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स, ट्रस्टेड रिसोर्सेज और वीजा कंसल्टेंट से पक्का कंसल्ट करें। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तो दोस्तों वही अपना dreamforeign.com वेबसाइट आ चुकी है। वेबसाइट में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं मेरे, उसमें कमेंट्स भी पड़े हुए हैं। क्वेश्चंस काफी सारे हैं, यूजर्स भी उसमें काफी बड़े हैं। तो आप वहां पे जा सकते हैं, सिंपली लॉग इन करें और जो भी वहां पे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वहां पे आप देख सकते हो। और उसमें जो कमेंट्स हैं उनको भी देख सकते हो। कमेंट्स में कमेंट्स हैं उनको भी चेक कर सकते हो और मोस्टली आपके डाउट्स में क्लियर होंगे। नहीं होते हैं तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, वहां पे आप क्वेश्चन पूछें और क्वेश्चन पूछने के बाद मैं आपको उसी टाइम पे जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करूंगा। आप उसी कमेंट में फिर से कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, वो एक इकोसिस्टम आपके लिए बना हुआ है, वहां पे भी अपनी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। प्लस अगर अगर हमारे चैनल से आपकी किसी भी तरीके से हेल्प होती है तो अपनी स्टोरी पक्का शेयर करें। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखें, बस अगर कुछ फ्यू पॉइंट्स जो आप समझते हो कि इंपॉर्टेंट है यूके वीजा के लिए, तो वो जरूर आप बताएं कि आपकी स्टोरी को लोग देखेंगे और वहीं से लोगों को काफी कुछ आइडिया भी लगेगा कि एक्चुअल जो रियल एक्सपीरियंस है वो क्या होते हैं। ओके दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस लाए हूं मैं, मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको कवर करना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है कि आई गॉट द COS लेटर फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो उनका ये कहना है कि मुझे COS मिल चुका है, अब अगले स्टेप्स क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपको COS मिलता है, COS मिलने के बाद सबसे पहला काम होता है आपको ये चेक करना कि आपकी इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप क्या कर रहे हो। इंग्लिश नॉलेज का जो टेस्ट है, क्या आपके पास, आप एक्टिस के थ्रू जा रहे हो और क्या आप आइल्स है, क्या आप PT देने जा रहे हो। तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ताकि आपकी इंग्लिश नॉलेज को प्रूफ हो पाए। वो एक पहला काम है। फिर दूसरा काम होता है कि आपको TB टेस्ट कराना होता है। तो TB टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि TB टेस्ट के बिना तो आगे फॉरवर्ड होगा ही नहीं कुछ भी। तो TB टेस्ट कराना होता है और उसके बाद आपको पूरा वीजा एप्लीकेशन फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपको IHS फीस फिल करनी पड़ती है, भरनी पड़ती है। उसके बाद आपको वीजा फीस भरनी पड़ती है। और अब जब आपका वीजा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे आपको VFS की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और VFS के अपॉइंटमेंट के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप VFS की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। नहीं करते हो तो आपको स्कैनिंग सर्विस लेनी पड़ेगी VFS में, जिसमें प्राइस है और इसमें कॉस्ट है। और तो बेस्ट ये है कि आप VFS की वेबसाइट पे ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, VFS में अपॉइंटमेंट आप लो और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप VFS में जाएं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, बायोमेट्रिक दें और फाइनली जो जो और आप वेट करें कि कब आपका रिजल्ट आता है। बट इन स्किल्ड वर्कर वीजा के केस में आपको नॉर्मली विद इन 15 वर्किंग डेज में आ जाता है। आजकल कुछ डिले चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी यूक्रेन वॉर और कुछ ऐसा है। बट कुछ डिलेज मैंने सुना है कि कुछ डिलेज हैं। तो अगर डिले ऐसे होते हैं तो प्लीज घबराएं नहीं और आपको वेट करना है अपने वीजा का। और मुश्किल से मेरा 11 दिन में आ गया था, मेरी फैमिली का 8 दिन में आ गया था। तो इट्स नॉट स्पेसिफिक डेट्स। तो आप क्या कर सकते, वेट करें और जैसे ही वीजा आपका आ जाता है शॉपिंग करें एंड वेलकम टू यूके। और अगर हो सका तो मिलेंगे कभी। तो ये आपको करना है, ये सारे स्टेप्स होते हैं COS मिलने के बाद। ओके, एक बंदे ने मुझसे पूछा है कि जो उसका मैरिज सर्टिफिकेट है वो लैमिनेटेड है। ओके, तो क्या VFS में वो ओरिजिनल मांगते हैं या मैं कलर्ड कॉपी ले जाऊं। दोस्तों मैं आपको बार बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि VFS में आपको कुछ भी लेके जाएं। क्यों, अपने डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करोगे ना कि। और दूसरा, कैरी करने के बाद भी कोई VFS अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में हेल्प कर रहा हो तो मैं समझ पाता। VFS आपकी किसी भी चीज में हेल्प नहीं करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका सर्टिफिकेट है, आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं VFS की वेबसाइट में डायरेक्टली अपलोड करें अपॉइंटमेंट लेने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप ये पक्का ध्यान रखें कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, तो उसके बाद फिर से जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो आपके पास होनी चाहिए। और
उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट स्लिप में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हुए हैं वो वहां पे पक्का होंगे, लिस्टेड होंगे आपके अपॉइंटमेंट स्लिप में, तभी आप माने कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास हमेशा अपडेटेड अपॉइंटमेंट लेटर हो जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोडेड हैं वो वहां पे मेंशन होने चाहिए। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहां पे जाएं, ओरिजिनल ले जाएं, फोटो कॉपी ले जाएं, कोई प्रॉब्लम, कलर्ड कॉपी ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूके होम ऑफिस को आपके डॉक्यूमेंट से मतलब है और डॉक्यूमेंट जेन्युइन होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट है तो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड दैट्स इट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास लैमिनेटेड है या क्या है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोंट वरी। ओके, तीसरा क्वेश्चन एक बंदे ने मुझसे पूछा और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आपसे। और ये बात है, उन्होंने कहा कि मैंने अभी इससे पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया था एक बार कनाडा का, तो वहाँ से रिफ्यूज़ हुआ, 2018 में वो रिफ्यूज़ हुआ। फिर उसने एक शेनिगन वीज़ा अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज़ हुआ 2019 में। और फिर उसके बाद और दूसरी चीज़ ये भी है कि उसकी जो वाइफ है और जो वाइफ की फैमिली है वो यूके में पहले से है एज अ यूरोपियन नेशनल। तो इतने सारे रिफ्यूजल के बाद और मेरी फैमिली हिस्ट्री यूके में ऑलरेडी है, तो क्या मेरा वीज़ा रिफ्यूज होने के चांसेस है? मैं एक स्किल्ड वर्कर हूँ, मुझे सीओएस मिला हुआ है, और क्या मेरी एक रिफ्यूजल हिस्ट्री भी है, मेरी फैमिली यूके में भी है, तो क्या इन सब के बाद क्या मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है? तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जो आपकी रिफ्यूजल हिस्ट्री है, ओके, वो हमेशा मैटर करती है, नो डाउट। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ वो पक्का चेक करते हैं कि आखिर ये वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ। ओके, वो एक है। लेकिन जब आप स्किल्ड वर्कर के केस में जब आपके पास स्किल्ड वर्कर के केस में आपके पास एक सीओएस होता है। सीओएस का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो यूके होम ऑफिस ने ही ऑथराइज और इशू किया है ऑन बिहाफ ऑफ योर एम्प्लॉयर, और जो आपको मिला है, तो आपके पास ऑलरेडी एक प्रूफ है कि एक यूके का एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहता है। ओके, तो उस केस में और जो स्किल्ड वर्कर वीजा में जो डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है वो बहुत शॉर्ट है, और आई थिंक है ही नहीं, क्योंकि उसमें ना तो वो आपको ऑफर लेटर मांगते हैं, ना एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते हैं, तो कुछ भी नहीं मांगते हैं। आपको सीओएस नंबर देना होता है, पासपोर्ट देना होता है, बाकी टीबी टेस्ट, इंग्लिश नॉलेज तो हर किसी में कॉमन है, तो डॉक्यूमेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, ये जो सीओएस के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, और रिफ्यूजल हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों का वीजा रिफ्यूज होता है जेन्युइननेस के कारण, कि उनको नहीं लगा होम ऑफिस को कि आप जेन्युइन बंदे हो, या उनको ये लगा कि जो आपको ये सीओएस मिला है वो यूके में कोई नोन है वो दे रहा है ताकि आप यूके में एंट्री कर पाओ। तो उस केस में भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि जिस के बेस पे आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है वो उस केस को थोड़ा सा चेक करेंगे, और चेक करने का मतलब यही होता है कि वो आपसे आपके एक्सपीरियंस लेटर और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट वो मांग सकते हैं। बट इसमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं। इवन अगर वो डॉक्यूमेंट मांगते भी हैं तो भी वो ये मानते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जेन्युइननेस है। एक आध डॉक्यूमेंट और मांगने से उनको थोड़ा सा और फुल प्रूफ जो उनको बिलीव है ना वो हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए वो मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, ये आपके पास हमेशा होने चाहिए, और प्लस एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। तो मे भी जब भी आप अप्लाई करते हो, और अगर आपकी कोई प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल हिस्ट्री है या आपके कोई नॉन यूके में है, तो ये चीज़ वो पक्का डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके रिफ्यूजल के चांसेस हैं। ओके, तो इन्होंने मुझे जैसे शेनिगन रिफ्यूजल की बात की है, तो दोस्तों शेनिगन में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, तो इसमें आपको हर कंट्री के लिए अलग अलग, जैसे हमको हर कंट्री के लिए अलग अलग वीज़ा चाहिए होता है, ऐसे ही शेनिगन वीज़ा पूरे यूरोपियन यूनियन का एक कंबाइंड वीज़ा है, कि अगर आप एक बार शेनिगन अप्लाई करो, और अगर शेनिगन अप्लाई पूरे यूरोप के लिए कर लेते हो, तो आप एंटायर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में इसी वीजा पे, सेम वीजा पे पूरे में घूम सकते हो। तो ये सारे आपके टूरिस्ट वीजा के रिफ्यूजल्स हैं। मुझे लगता नहीं कि इनसे कोई फर्क पड़ता है। अगर उन्हें कुछ लगेगा भी तो भी वो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मैक्स टू मैक्स आपसे ऑफर लेटर, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर और मे बी हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। ओके, तो उसका रिफ्यूजल से कोई मतलब नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके दोस्तों, तो एक मुझे बंदे ने मुझसे ये पूछा है कि उनको
COS आज मिल चुका है। ओके, और जो COS में डेट जो मेंशन है वो 1 अप्रैल की डेट मेंशन है, लेकिन जो उनकी ज्वाइनिंग है वो 1 मई से है। तो इस केस में क्या करना है, मतलब अब ये तो उनको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो डेट आपकी BRP, ये जो आपका वीज़ा है उसमें मेंशन होती है, उस डेट की, उस जो वीनेट स्टिकर होता है जो आपके पासपोर्ट में लगता है वीनेट स्टिकर, उस वीनेट स्टिकर की 3 महीने की वैलिडिटी होती है। ओके, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको यूके के अंदर एंट्री करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन वो वीनेट स्टिकर स्टार्ट होता है उसी दिन आपको घुसना है, नहीं। आप उस 3 महीने के बीच में कभी भी यूके के अंदर एंटर कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आई होप कि वो आपकी जो COS की ज्वाइनिंग डेट है, जो यूके एम्प्लॉयर की ज्वाइनिंग डेट है, वो आपकी कहीं ना कहीं उसी बीच में होगी। तो वो पक्का आप ध्यान रखें कि जो वीनेट स्टिकर जो आपके पासपोर्ट में लग के आता है एज अ वीज़ा, उसकी जो स्टार्ट डेट है प्लस उसके एक एंड डेट भी है। तो स्टार्ट डेट का मतलब ये नहीं है कि आपको उसी दिन घुसना है, और एंड डेट का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा 3 महीने के लिए इशू हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये वीनेट स्टिकर का मतलब सिर्फ यही है कि आप इस 3 महीने के अंदर कभी भी यूके के अंदर एंटर कर सकते हो। और जब यूके आप आते हो उसके बाद मिलता है आपको BRP कार्ड, जिसमें आपकी प्रॉपर आप कब तक यूके में रह सकते हो, वीजा की जो वैलिडिटी है वो मेंशन रहती है। ओके दोस्तों, तो वीनेट स्टिकर में जो एंड डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट है, उसी को ही आपको मानना है कि जब तक आप यूके के अंदर एंट्री कर सकते हो। ओके, तो अच्छा, एक हमारे भाई हैं उन मतलब फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझसे यही कहा कि उनको वीज़ा मिल गया। ओके, मतलब उसका वीज़ा लग के आ गया। अब वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मुझे एयर टिकट में हेल्प कर दो। दोस्तों अब मैं एयर टिकट में हेल्प उतनी नहीं कर पाऊंगा, बट क्योंकि बहुत सारे वेज हैं। ओके, जैसे जब मैं आया तो मेरी टिकट मेरे एम्प्लॉयर ने, हमने पहले से ही बुक कर दी, बुक की थी, और मैं 1 डेढ़ 2 महीने के उसमें गैप में आया था, तो आराम से मुझे आई थिंक 37,000 में मेरी टिकट बुक हो गई थी। ओके, दूसरा केस में बता, ये मेरा केस था जब हमारे पास टाइम है, जब हमें पता है कि हमको इस टाइम पे जाना है, तब आप पहले से ही वीज़ा मिलने के बाद भी मुझे 2 महीने बाद जाना था, तो मैंने आराम से बुकिंग की और मुझे आराम से, ये दिस इज़ द फर्स्ट केस। दूसरा केस है रिस्क। जब मेरी वाइफ का हुआ, तो वाइफ और मेरी बेटी का जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन मुझको वीज़ा मिलते ही उनको जल्दी बुलाना था, क्योंकि दोस्तों खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी मुझे, और मैं बिल्कुल बड़ा वो था, और मैं फास्टिंग में चला गया था ताकि मुझे खाना ना बनाना पड़े, बट यही था, तो मुझे उनको बुलाना था। तो अब मुझे ये हुआ कि जब उनको वीज़ा मिलेगा उसके 1.5 2 महीने बाद मैं फ़्लाइट मुझे ईजिली मिल पाएगी सस्ती, क्योंकि जब मैं देख रहा था, अगर आप 10-15 दिन के बीच में अगर आप लेते हो तो फ्लाइट आपकी 80,000 90,000, डायरेक्ट फ्लाइट जो है 80,000 90,000 का एक फ्लाइट मेरे को पड़े। तो मैंने एक रिस्क लिया। मैंने रिस्क ये लिया कि मैंने अपनी बीवी का, जो वाइफ का, जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, 31 दिसंबर को मैंने उनका वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन मैंने जो उनकी फ़्लाइट बुक है वो मैंने 1 दिसंबर को फ़्लाइट बुक कर ली थी। तो मैंने करीबन 2 महीना पहले एडवांस में बुकिंग कर ली। एक रिस्क था, बट मुझे इतना पता था कि इनको वीज़ा मिल ही जाएगा, जैसे तैसे जो भी है मिल जाएगा, तो फिर उस हिसाब से बट वही हुआ, फॉर्चुनेटली उनका वीज़ा 8 दिन में ही आ गया, और मेरे पास फिर भी काफ़ी टाइम था, तो 1 फरवरी में वो लोग आ गए। तो ये एक रिस्क था जो मैंने लिया, बहुत पहले से बुक कर लिया, जब मेरा वीज़ा लगा भी नहीं था। ओके, बट स्किल्ड वर्कर के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रिस्क बड़ा आसान है कि आप ले सकते, क्योंकि नॉर्मली वीज़ा आ जाता है, बट अभी मैं काफ़ी केस यहाँ पे सुन रहा हूँ जहाँ पे लोगों का 2-2 3-3 महीने से भी वीज़ा आया नहीं है। तो दिस इज अ रिस्क, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इसको मैनेज करते हो। तो दोस्तों, तो ये एक है। और तीसरा वे है कि आप किसी सऊदी अरब या दुबई या कुवैत के रास्ते आप यहाँ से आते हो, वहाँ से फ्लाइट आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है, और वो काफ़ी, लेकिन बस उसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको उन जगह पे, जो ये कुवैत और जो ये कंट्री है, इनमें आपको करीबन ले ओवर टाइम होता है, कई बार 2 दिन का ले ओवर का मतलब होता है वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, फिर एक कनेक्टिंग फ्लाइट होगी जो आपको वहां से लंदन लेके आएगी। तो डायरेक्ट फ्लाइट की कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप वहाँ के थ्रू जाते हो तो कई बार लोग वहाँ चले जाते हैं, 7-8 घंटे का भी ले ओवर होता है, 12 घंटे का भी ले ओवर होता है, और कभी कभी 2 दिन का भी, 1 दिन का भी ले ओवर होता है। तो कोई लोग थोड़ा घूम लेते हैं, बाहर भी घूम सकते हैं उसमें, मुझे ज़्यादा उसका पता नहीं है, बट ये ले ओवर में आपको सस्ती पड़ सकती है फ्लाइट। बट प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि वहाँ पे आपको ले ओवर की वजह से आपको वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 4 से 8 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे भी आपको वेट करना पड़ सकता है। तो यही मैं फ्लाइट के लिए आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। ओके,
ओके, तो एक हमारे यहाँ एक हमारे फॉलोअर थे, वो अब फॉलो हैं, सॉरी तो फॉलोअर हैं, वो अब रिसेंटली यूके आ चुके हैं, उनका वीज़ा लग चुका था, तो और पूरा फ्लाइट व्लाइट करके वो यूके पहुंच चुके हैं। और यूके आते ही उन्होंने बीआरपी कार्ड कलेक्ट किया। तो दोस्तों ये एक पॉइंट तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीआरपी का जो कलेक्शन टाइम है, आप यूके आते ही उन्होंने बीआरपी कलेक्ट कर लिया और वो बीआरपी मिल भी गया, तो आप ज़्यादा वेट ना करें, जैसे ही आपको टाइम मिले यूके आते ही सबसे पहले अपना बीआरपी कलेक्ट कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट है, जरूरी है वो अपने पास हो। और सबसे पहले वो वहाँ पे कैसे उन्होंने बीआरपी कार्ड देखा और उस पर आपका नेशनल इंश्योरेंस एनआई नंबर मेंशन था। ओके, तो ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर मेंशन था, तो उनको ये हुआ कि सर मुझे तो लोगों ने बताया था कि नेशनल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिलता है, ये अपने आप कैसे आ गया, कुछ गलती तो नहीं हुई। तो दोस्तों इसका कुछ नहीं है, कहीं पे भी अप्लाई करना नहीं पड़ता है। आपके बीआरपी में आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आपकी डेट ऑफ वैलिडिटी, कितने कहाँ से कब तक आप यूके रह सकते हो, वो सब कुछ मेंशन होता है। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर वहाँ पे पक्का होता है और वही आपके एम्प्लॉयर के पास भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। मुझे लगता नहीं कि वो लोग मांगेंगे, क्योंकि उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि सीओएस उन्होंने असाइन किया होता है। तो इसीलिए उनको आपका एनआई नंबर भी चाहिए होता है फॉर द टैक्स डिडक्शन के लिए चाहिए होता है, तो वो भी उनके पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। कई बार अगर मांगते हैं तो वो आपको देना पड़ेगा। तो एनआई नंबर की टेंशन लेना नहीं है, बीआरपी में एनआई नंबर होता है, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे स्किल्ड वर्कर हो, जिनको भी बीआरपी मिल रहा है उनको उनके पास एनआई नंबर उनके बीआरपी पे होगा। ओके, हाँ ओके, तो ये एनआई नंबर पे मेरे एक पास ये उन्होंने भी सवाल पूछा, तो मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि एनआई नंबर पक्का होता है। अच्छा, और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी वाइफ के जो डिपेंडेंट जो वो है वाइफ है, उनके जो बीआरपी है उस पर रिस्ट्रिक्टेड वर्क लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये होता ही है, डिपेंडेंस के उसमें रिस्ट्रिक्टेड वर्क होता है, बट उस रिस्ट्रिक्टेड वर्क का मतलब ये नहीं कि काम नहीं कर सकते। वो लोग काम कहीं भी कर सकते हैं, केवल कुछ प्रोफेशन है जहां वो काम नहीं कर सकते। जैसे मैंने कुछ स्पोर्ट्समैन का काम नहीं कर सकते, शायद कुछ डॉक्टर्स के लिए भी है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट कुछ 2-3 ऐसी जॉब हैं जहां वो काम नहीं कर सकते, अदरवाइज वो हर जगह काम कर सकते हैं। प्लस उनके पास ये भी बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट हमेशा ही डिपेंडेंट रहे। सपोज आपकी वाइफ या आपके कोई हस्बैंड आपके डिपेंडेंट पे आए हैं, बट उनके पास स्किल्स है, तो उन्होंने ऐसा कोई एम्प्लॉय ढूंढ लिया जो उनको स्पॉन्सर कर सकता है और वो भी एक स्किल्ड वर्कर बन सकते हैं। उस केस में उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा यूके से ही, और वो अपने जो डिपेंडेंट वीज़ा है उसको कन्वर्ट करके वो उसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी बना सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है और ये कर सकते हैं, जस्ट कि आपके पास स्किल होनी चाहिए और प्रॉपर आपको एक जो कंपनी है वो स्पॉन्सर करनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आई होप, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे, क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने कर दिया। मेरे से एक वेबसाइट पे एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने ये भी पूछा था कि सर आप ठीक तो हो, आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो इट्स आई एम कम्प्लीटली फाइन, बस ये होता है थोड़ा फैमिली काम काज इधर उधर में कामों में लग जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। बट एनीवेज आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी आपको लगता है करें। यहाँ पे क्वेश्चंस करें, यूट्यूब में क्वेश्चंस करें, इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस करें, और आप dreamforeign.com वेबसाइट पर क्वेश्चन करें, कहीं पे भी आपके लिए सारे फ्रंट खुले हुए हैं, जहाँ पे हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।